हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है दोस्तों, जिसका नाम है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि लेक्चर नंबर 2 में भी हमने डिस्कस किया था ऐसे बहुत सारी चीजें। फिर हमने देखा था कि क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके डेमोक्रेसी के पार्ट कैसे होते हैं। फिर हमने देखा था कि राइट टू इंफॉर्मेशन वो क्या होता है, और उसको हमने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसके पहले के दोनों लेक्चर बहुत ही अच्छे से देखे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। और आज हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि सोशल इनइक्वालिटी क्या होती थी, कैसे हम लोग इक्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, और सोशल जस्टिस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये सभी चीज हम लोग को आज के इस लेक्चर में पढ़ना है। तो वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना दोस्तों। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमने आपका जो डिमांड था हिस्ट्री का वो हमने पूरा कर दिया, आपका जो डिमांड था ज्योग्राफी का वो हमने पूरा कर दिया, आप लोग का जो डिमांड था सोशल साइंस का पॉलिटिकल साइंस लेके आ जाओ यार, वो भी लेके आ गए। और आप लोग का जो पहले का डिमांड था साइंस और मैथ्स, वो तो ऑलरेडी हमने कंप्लीट करके रखा हुआ है। यानी कि इन शॉर्ट जस्ट मुझे इंफॉर्मेशन तौर पे आपको बताना है कि आपका जो सिलेबस है महाराष्ट्र बोर्ड का, जो भी चैप्टर्स अवेलेबल है साइंस और मैथ्स, ये दो सब्जेक्ट के तो पूरे के पूरे 100% कंप्लीट है। और आपका जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और पॉलिटिकल साइंस है, उसके भी बहुत सारे चैप्टर्स हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट के अंदर। जरूर से जाके चेकआउट कर लेना। इंग्लिश ग्रामर भी अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है। प्लीज जाइए प्लेलिस्ट को चेक कर लो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमें पढ़ना है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर नजर डालते हैं। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी एक्चुअली होता क्या है। तो देखो, एक टाइम ऐसा था, यहां पे थोड़ा सा एक स्टोरी बेस में बताना चाहूंगा। तो एक टाइम ऐसा था दोस्तों कि जहां पे ना लगभग आप ज्यादा भी नहीं 50 to 100 ईयर्स पहले चले जाओ, तो बहुत ज्यादा इनजस्टिस होता था। किसके खिलाफ इनजस्टिस होता था, यानी जो राजा होता था वही राजा है, यानी कि जो डिसीजंस लेगा वो वही लेगा। एंड जो आम इंसान होते थे, जो प्यारी जनता होती थी, भोली भाली जो जनता होती थी, वो कुछ भी नहीं है। यानी कि एक तरीके से राजा बहुत बड़ा है और उसके सामने जो आम जनता है वो एक चींटी के बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता था, इनजस्टिस होता था, इनइक्वालिटी, भेदभाव होता था, जाति के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, एज के हिसाब से, कलर के हिसाब से, बहुत सारी चीज के हिसाब से जो है वो आपका डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता था। इसीलिए जब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बनाया गया तो उसमें जो संविधान लिखा गया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया होगा 9th में, अगर आपने पढ़ा होगा पहले भी, तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, संविधान बनाया गया, तो उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी गई। और ये जो इक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी जो होती थी, अन्याय होता था लोगों के साथ, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो हुआ करता था, वो सभी चीज उसमें कैसे खत्म करना है, वो सब चीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, कुछ नियम कानून बनाए गए, और आज भी वो चीज फॉलो किया जाता है। तभी हमारा देश बिना भेदभाव के चल रहा है आज भी, और बहुत ही अच्छे से चल रहा है। लेकिन आज भी आप सोचोगे ये रूल्स बनाए गए हैं, फिर भी आज भी कहीं ना कहीं कुछ गांव में, कुछ ऐसे पिछड़े हुए इलाकों में आज भी ये सब काम होते हैं। ये सब चीज एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, लेकिन आप इमेजिन करो आज भी कहीं ना कहीं होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उनकी जो मेंटालिटी है वो चेंज नहीं हुई है। क्यों नहीं चेंज हुई है? क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं है, कुछ गाइडेंस नहीं दिया है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं दोस्तों कि ये जो वीडियो है आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कि हर एक तक ये वीडियो पहुंच पाए। एंड जो लोगों की थोड़ी पुरानी मेंटालिटी, देखो किसी की मेंटालिटी गलत नहीं होती है, ठीक, किसी की भी मेंटालिटी, कोई भी इंसान गलत नहीं होता, उनको कुछ गलत चीजें सिखाई जाती है तो उनको लगता है कि वही चीज सही है। लेकिन यार दुनिया बहुत बड़ी है और आपको इंसान के बारे में सोचना चाहिए, और किस प्रकार आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है, और जो भी चीजें वो आगे कैसे फोकस करना है, बढ़ना कैसे, ये जब चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे ना, तो डेफिनेटली आप अच्छी लाइफ जी पाओगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, हमारे इंडियन सोसाइटी के हिसाब से, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान हमने बनाया था उसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो इन्हीं कुछ मुद्दों का था। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो गाइडलाइंस लिखी गई है, जो बहुत सारी चीजें जो है लिखी गई है ना, तो यही चीज को बताने के लिए भी लिखी गई है कि यार आप लोग जो पुराने जमाने में करते थे, ये जो पुरानी चीजें हुई थी मतभेद होता था, इक्वालिटी नहीं होती थी, अन्याय होता था, ये सब चीज को कैसे हम लोग खत्म करेंगे और नई चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये सब चीज का फाउंडेशन जो है इसी में रखा गया था। और हम जो है आज के डेट में यही सब चीज का पाथ फॉलो करते हैं। यानी कि एक तरीके से जो रास्ता हमें दिखाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दिखाया था, वो रास्ते पे आज भी हम खरे उतरे हैं और आज भी उनको हम फॉलो कर रहे हैं। और हमारे जो संविधान है वो हम जो है उनके लिए प्राउड आता है हमें। यानी कि एक संविधान जो बनाया गया उसके वजह से आज कहीं ना कहीं हमारा देश
हर जगह से आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिर्फ ऊपर के जो लोग हैं वही आगे बढ़ रहे हैं। आज कोई छोटा गरीब से गरीब बच्चा और या फिर गरीब पिछड़ी जाति का बच्चा वो भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए भी रूल जो है वो सेम हो गए हैं, जो एक टाइम पे नहीं हुआ करते थे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आगे अगर चर्चा करें तो अगर हमें सोशल जस्टिस को या फिर इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करना है, ठीक है ना, या फिर बनाना है हम लोग को, तो एक चीज़ सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हमें कुछ कंडीशंस जो है उसके बारे में एनालाइज करना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा कि क्या कंडीशंस है, उसके हिसाब से हमें कैसे रिएक्ट करना है। ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इनजस्टिस होते हैं, यानी कि जो अन्याय होते हैं, जो लोगों के लिए भेदभाव किया जाता है, उसके जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं हम और आप ही है, जो वो टाइम पे करते थे। आज चलो बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो एक टाइम ऐसा था जब लोग जो है डिस्क्रिमिनेट करते थे। ये काला है, ये गोरा है, ये इसका जाति का है, वो उसका जाति का है, ये वाला लैंग्वेज ये बोलता है, हम ये वाला लैंग्वेज बोलते हैं, इसकी रिलीजन अलग है, इसकी रिलीजन अलग है। तो ये जो मतभेद होती थी, ये जो डिस्क्रिमिनेशन, ये जो लाइक अलग अलग कास्टिज्म के ऊपर जो चीज़ें होती थी, वो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम लोग ही है, क्योंकि हम ही ने इनको बढ़ावा दिया है। ठीक है ना, अगर हम पहले से अपोज में होते यार ये सब चीज़ तो गलत है तो इंसान ही ना, है तो इंसान, नॉर्मल इंसान। कोई गलत काम करता है, वो कोई भी रिलीजन का हो तो उसको सजा दो। कोई भी अगर गलत काम करता है, कोई भी रिलीजन का हो, तो उसको सजा दो। लेकिन कोई नॉर्मल इंसान अगर दूसरे रिलीजन का है, अगर वो नॉर्मल तरीके से जिंदगी जी रहा है, तो उसको हम कैसे उल्टा बोल सकते हैं, कैसे उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो जमाने में जो चीज हो रही थी, तो कहीं ना कहीं उसको हमने ही बढ़ावा दिया, और आज के डेट में हमने जब सीख लिया वो सब चीज, तो हम आज कंट्रोल कर पाते हैं, और इसीलिए हमारा देश जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों आप लोगों को? तो बहुत सारी चीजें हैं इसी प्रकार से कि जो पुराने जमाने में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ द कास्ट। कास्ट कैसा है यार, तेरा कास्ट ये है, मैं तो ऐसा हूं, हट तू मेरे साथ नहीं बैठेगा, ऐसा होता था एक टाइम पे ही। हंसना मत दोस्तों, ये सब चीज नॉर्मल है, हंसी आती है मुझे भी यार कभी कभी सोच के कि यार कैसे कैसे लोग होते थे पुराने जमाने में, जो कास्ट के हिसाब से एक दूसरे के साथ बातें नहीं करते थे। बोलते थे कि यार ये वाले कास्ट का है, मैं ये वाले कास्ट का हूं, ठीक है, हम एक साथ नहीं बैठ सकते। फिर अगर मैं बात करूं रिलीजन का, तू ये है, मैं ये हूं। समझ में आ रहा है दोस्तों? आई डोंट वांट टू टेल द रिलीजन नेम, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा होता है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको बुरा भी लग सकता है, इवन मुझे भी बुरा लग सकता है, ठीक है, लेकिन हमें बुरा नहीं लगवाना चाहिए। इसके लिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं ऐसा बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि यार इसका तो रिलीजन ये है, ये हमारे साथ नहीं उठ बैठ सकता, ये मेरे दोस्ती के लायक नहीं है, ऐसा भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत सारे लोग आज भी बोलते हैं कि इसका रिलीजन अलग है, ठीक है ना, ये अलग है, ये हम अलग है, हमारी जातें अलग है, हमारी ये अलग है, बोलते हैं कि नहीं? तो कहीं ना कहीं ये सब चीज से हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो पीछे ही रह जाएंगे दुनिया में। समझ में आ रहा है दोस्तों? बाहर देश में ऐसा होता है क्या? बहुत रेयरली आपने सुना होगा, बहुत रेयर, मतलब 0.1% आपने सुना होगा कि किसी के रिलीजन या फिर किसी के आधार पे उसको एक तरीके से किया जाए। लेकिन इंडिया एक ऐसा है जो हम लोग बोलते हैं ना, सेक्युलर कंट्री है एक तरीके से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सब चीज बहुत होता था एक टाइम पे, लेकिन अभी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, तो दैट इज गुड। फिर रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया, ठीक है ना, ये अदर लैंग्वेज बोलता है, अगर वो मेरा लैंग्वेज नहीं बोलेगा तो मैं इससे बात ही नहीं करूंगा, जा मतलब मैं इसको मारूंगा। ऐसा भी होता है ना, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज जो होते हैं वो हावी होते हैं कि तू अगर ये एरिया में तेरे को रहना है तो तेरे को ये लैंग्वेज आना ही नहीं चाहिए। तो क्या फर्क पड़ता है, लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है, उसको समझ में आ रहा है, बातें जो हो रही है एक कॉमन लैंग्वेज भी आता है उसको, तो बात कर सकते हैं ना, क्यों नहीं? इंसान ही है ना, आप नीचे दिखाओगे क्या उसको? नहीं, ये सब चीज नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो लैंग्वेज हो गया, जेंडर हो गया, अरे तू लड़का है, तू लड़की है, हम नहीं बात कर सकते। तो ऐसा टाइम भी होता था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था, एज के हिसाब से होता था, कास्ट होता था, बर्थ प्लेस, अगर वो ये जो है ये सिटी में पैदा नहीं हुआ, ये दूसरे सिटी का है, तो इसको भी हम लोग बात नहीं करेंगे, या फिर इसको डिस्क्रिमिनेट कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे इसका। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती थी। फिर उसकी रेस हो गई, फिर उसकी प्रॉपर्टी हो गई, जेंडर हो गया। यार ये छोटी छोटी चीजों की वजह से भी डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव किया जाता था और अन्याय किया जाता था लोगों के साथ। समझ जाओ दोस्तों कि कितना जमाना हमारा पूरा खराब था और आज हमने कितना तरक्की पा लिया है, ये सब चीज से ओवरकम कर लिया है। तो जस्ट सोचने वाली बात है, और यही चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए, जस्टिस को और इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए तो बहुत सारे एफर्ट्स किए गए। बहुत सारे अलग अलग जो हमारे नेता थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है, स्ट्रगल किया है, तब जाके आज के डेट में हमारी मेंटालिटी इतनी अच्छी हो गई है कि हम ये सब चीज़ के लिए ज़्यादा नहीं सोचते। हमारे लिए हमारा जो तरक्की है वो क्या है, हमारा डेवलपमेंट, आगे कैसे बढ़े हम लोग, हम कैसे इतना अच्छा अर्न करें कि हम अपनी जो ख्वाहिशें हैं उसको पूरा कर सके, कैसे हम अपने माँ बाप का, या फिर हम अगर माँ बाप है तो उनके बच्चों का कैसे वो ख्याल रख सके। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आज के डेट में हमारे दिमाग में आता है, ना कि वो सब चीज़ें जो पुराने जमाने में होती थी, डिस्क्रिमिनेट करना। ठीक है, ये बहुत गलत चीज है। तो ये सब चीज हो गया। और अगर हम बात करें तो बहुत सारी डेमोक्रेसी, मतलब नॉर्मली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो डेमोक्रेसी के हिसाब से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जिसमें ये सब चीज़ ना हो करके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल एंड बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाया गया। ठीक है ना, तो ये हमारा जो डेमोक्रेसी था, तो ये सब चीज़, जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, जो तनाव होता था, जो मतभेद होता था, ये सब चीज़ को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं हमारा डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और बहुत ही अच्छा काम किया है। तो इसको हम लोग देखते हैं, रिव्यू देखते हैं कि क्या क्या एफर्ट्स हमारे इंडिया में लगाए गए थे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है
इस चीज में, वो है पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यानी कि कुछ सीट को रिजर्व किया गया तो उसका एक पॉलिसी बनाया गया। तो टॉपिक है पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। आपको पता ही है बहुत सारे लोगों को सीट जो होती है उसके रिजर्वेशन मिलते हैं। अब सीट मतलब क्या होता है आपको पता ही है, यानी कि कोई भी जब किसी भी चीज में जाता है तो यानी कि उनके लिए फिक्स जगह है कि उनकी जगह कोई और नहीं लेगा। तो होता ये था, मतलब इसके पीछे एक स्टोरी सुनाता हूं, ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात भी है और कुछ चीज गलत लगती है मुझे पर्सनल लेवल पे, लेकिन मैं वो बात नहीं करूंगा क्योंकि कुछ चीज गलत है तो वो मैं पर्सनल लेवल पे नहीं बोल सकता। लेकिन जो चीज सही है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो बनाई गई थी, वो चीज मैं बात करूंगा, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ही बात करूंगा। तो देखो एक टाइम था जो एकदम गरीब बच्चे होते थे या फिर कुछ पिछड़ी जाति के जो बच्चे होते थे, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं करने दिया जाता था। क्यों? क्योंकि बोला यह जाता था कि अगर आप टॉप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, यानी कि टॉप लेवल पे जाति है, आपका कास्ट है, रिलीजन टॉप लेवल पे आता है, जो आपको पता ही होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो आप पढ़ सकते हो। तो पुराने जमाने में ऐसा होता था कि जो एकदम ऊपर के जो लोग थे उनके बच्चे ही पढ़ सकते हैं, जो निचले बच्चे हैं यानी कि जो एकदम गरीब है, जो कास्ट के हिसाब से भी एकदम नीचे लेवल पे आते हैं, समझ में आ रहा है, तो उनको पढ़ाई का हक नहीं है, क्योंकि वो लोग इसीलिए हैं कि वो ऊपर के लोगों की सेवा कर सके। और ये सोच तो गलत है ना, कि क्या जो अमीर है, कहीं मैंने मूवी में सुना था कि क्या राजा का बच्चा हमेशा राजा ही बनेगा और क्या गरीब का बच्चा हमेशा गरीब ही रहेगा? गलत है ना, ये सोच को बदलनी थी। तो ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज जब बनी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डेमोक्रेसी में, तो ये सब चीज लागू की गई कि हम क्या करेंगे कि जो गरीब या फिर जो निचले जाति के जो लोग होंगे या फिर जितने अलग अलग लो लेवल के जो रिलीजन के लोग होंगे, उनका हम लोग सीट्स को क्या करेंगे, रिजर्व करेंगे। अब जो सीट्स होगा वो किस हिसाब से रिजर्व करेंगे, बहुत सारी चीजों में, जैसे कि अगर उनको पढ़ने का हक नहीं है तो उनके लिए 100 में से समझ लो 50 सीट हम लोग क्या कर देंगे, रिजर्व कर देगा। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसा नहीं होता है, 50 नहीं होता है, कम होता है, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि समझ लो 100 सीट है एक कॉलेज में पढ़ने के लिए, 100 सीट है, ठीक है, 100 एडमिशन हो सकते हैं, तो 100 में से 50 उनके लिए फिक्स है, यानी उनका जगह कोई और नहीं ले सकता, और जो बाकी के 50 है उसमें अलग जो कास्ट के लोग होंगे, अदर जो टॉप वाले लोग होंगे वो एडमिशन ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, टॉप वाले को एडमिशन मिल ही जाएगा क्योंकि उनके पास तो पैसा है, वो लोग तो बिंदास एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जो गरीब है उनका भी एडमिशन फिक्स हो जाएगा क्योंकि 50 सीट उनके लिए भी रिजर्व करके रखी हुई है। सिर्फ एजुकेशन में होता है क्या? नहीं, बहुत जगह होता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिक्स में भी ऐसे ही होता है, जाति के हिसाब से उनको मिलता है जगह, क्योंकि उनको जब भेदभाव होता था वो टाइम पे, ठीक है ना, तो वो टाइम पे कोई उनको पूछता नहीं था, तो आज उनके लिए पहले से फिक्स करके रखा है, तो वो लोग एकदम हक से आते हैं और सामने आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज जो है होने लगी, ठीक है ना। तो बहुत सारी पॉलिसीज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के लिए बनाने गए, जिसमें अलग अलग चीजों में, एजुकेशन में, जॉब में, एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता था कि जो गरीब के बच्चे थे उनको जॉब भी नहीं मिलती थी। आप वो कहीं पढ़ भी लेंगे, अगर समझ लो एजुकेशन ले भी लिया, तो भी वो कहीं नौकरी लेने के लिए जाएंगे तो जो बड़े लेवल के जो लोग होते थे वो उनको नौकरी नहीं देते थे, ये बोल के कि तू नीचे कास्ट का है, तू नीचे रिलीजन का है, तू गरीब है, हम तेरे को नौकरी नहीं देंगे, ऐसा भी बोला जाता था। तो वो चीज़ ना हो इसके लिए एम्प्लॉयमेंट्स में भी, खासकर गवर्नमेंट जॉब में भी ऐसे बहुत सारे कास्ट के हिसाब से और उनके रिलीजन के हिसाब से भी जो रिजर्वेशन है वो तैयार की गई है। और आपको ये चीज़ पता होगा, आप कहीं पे भी जाओ कुछ भी पढ़ने के लिए या फिर जॉब के लिए, तो आपको एक चीज़ मिलेगा कि आपका कास्ट का कॉलम, नाम पूछा ना हो लेकिन कास्ट का कॉलम जरूर पूछा जाएगा। ये हमारे इंडिया का बोल सकते हो एक पॉलिसी है, ठीक है। अब ये कितना अच्छा है कितना बुरा, ये आप लोग समझदार हो, आप समझ जाओगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कि किसी चीज़ का होना अच्छी बात है, लेकिन किसी चीज का ओवर होना यानी कि बहुत ज्यादा होना ये गलत बात है, ठीक है। तो आप समझ जाओगे ये सब चीजें धीरे धीरे, आप जब बड़े हो जाओगे, आपके अंदर जब मेच्योरिटी आ जाएगी, तो ये सब चीज भी जल्दी समझ जाओगे। लेकिन कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला उन लोगों को जो वाकई में अफोर्ड नहीं कर पाते थे कुछ चीजें, एंड वाकई में उनको दबाया जाता था। जो ऊपर के लोग थे, कुछ लोग ऐसे थे जो ऊपर के लोग थे, उनको जो दबाते थे ना, तो ये चीज उनके लिए सबक साबित हुई और ये लोग भी हमारे साथ हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़ने लगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया। तो ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट सर्विस में, गवर्नमेंट जॉब में कुछ सीट जो होते थे वो रिजर्व किए जाते थे। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि ये जो दो कास्ट होते हैं, ठीक है ना, यहां पे मेंशन किया हुआ, इसके लिए मैं बता रहा हूं आपको। तो शेड्यूल कास्ट जिसको एससी कहा जाता है और एक होता है शेड्यूल ट्राइब्स जिसको एसटी कहा जाता है। तो ये जो दो जाति के जो कास्ट के लोग होते हैं उनके लिए जो सीट्स होती थी वो रिजर्व किया जाता था, ताकि ये लोग जो होंगे वो हक से आगे आ पाए और अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ पाए, इसीलिए ये चीज की गई। तो क्या क्या चीज है, और जितने भी अदर बैकवर्ड कास्ट भी होते थे, यानी कि ये दो तो बैकवर्ड कास्ट है, लेकिन और भी अदर बैकवर्ड कास्ट होते हैं जिसको हम लोग ओबीसी भी बोलते हैं, आपको पता होगा। ओबीसी कुछ अदर बैकवर्ड कास्ट के भी होते हैं, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वलिटी मिले, ये सब चीज के लिए भी व्यवस्था की गई थी, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है की गई थी। तो इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे कि ये जो शेड्यूल कास्ट है और जो ट्राइब्स है वो एक्ट एक बनाया, यानी कि एक कानून बनाया गया समझ लो, तो वो क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स एक्ट, ठीक है, द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स
एक्ट, एक नियम बनाया गया, एक कानून बनाया गया। जैसे आपको पता है एनवायरमेंटल एक्ट है, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट है, ऐसे बहुत सारी चीजें एक्ट है, आपको पता ही होगा, नियम कानून बोलते हैं जिसको। तो ऐसे ही एक एक्ट बनाया गया जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, ठीक है ना। ये एक्ट को एक और नाम बोलते हैं, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, ठीक है, जिसमें आपका शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को, जो कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनको यहां पे कैसे हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करें, ये सब चीज की सुविधा जो है बनाई गई थी। तो ये जो था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट था, ताकि सोशल जस्टिस और इक्वालिटी, ये जो टाइप के लोग हैं, एससी एसटी के जो लोग हैं, उनको हम प्रोवाइड कर सके, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग थे उनको कोई इक्वल में लाता ही नहीं था, इक्वालिटी में दर्जा नहीं मिलता था। तो ये उनके लिए अलग से नियम बनाना पड़ा गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कि यार ये टाइप के जो लोग होंगे उनके लिए हम ऐसा नियम बना रहे हैं कि इनको भी आगे बढ़ने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, और ये भी बाकी लोगों के साथ हाथ में हाथ डाल के पढ़ाई कर सके, एम्प्लॉयमेंट ले सके, आगे बढ़ सके, गवर्नमेंट में आ सके, एंड बहुत सारी चीजें जो है वो कर सके, ठीक है। तो ये सब चीज धीरे धीरे होने लगा, एंड ये सब चीज होने लगा। और साथ ही में कि अगर कोई दूसरा कोई व्यक्ति अगर वो इस कास्ट से बिलोंग नहीं करता है, वो किसी और कास्ट से है, और वो इन लोगों को प्रताड़ित करता है, यानी कि कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है, डैमेज पहुंचाता है, या फिर कहीं ना कहीं इनके अगेंस्ट में जाता है, जो डिसीजन लिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से वो फॉलो नहीं करता है, तो उनके खिलाफ जो है वो सजा भी हो सकती है। तो ऐसा ये कानून जो है बनाया गया था, जिसमें शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स एक्ट बनाया गया था। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और कुछ बना था, इसमें है अगला जो टॉपिक है हमारा, वो है प्रोविजन ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो माइनॉरिटीज से बिलोंग करते हैं। आपको पता है देयर आर सो मेनी माइनॉरिटीज। एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं तो हमारे इंडिया में बहुत सारे माइनॉरिटीज है, जैसे कि मुस्लिम माइनॉरिटी है, ठीक है। मेनली हमारा जो इंडिया है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्या है, हिंदू की है, क्योंकि हम हिंदू को माइनॉरिटी नहीं बोलते, मेजोरिटी है हमारा हिंदू जो है, जो हिंदू के लोग हैं, जिसमें बहुत सारे अलग अलग कास्ट के लोग आ जाते हैं, मैं ऐसा नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो जितने भी हिंदू है वो सबसे ज्यादा है पूरे इंडिया में। लेकिन माइनॉरिटीज कौन कौन है हमारे इंडिया में? मुस्लिम माइनॉरिटीज है, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज है, सिख माइनॉरिटीज है, ठीक है ना, जैन माइनॉरिटीज है, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये मेन 3-4 जो मैंने बोला ये माइनॉरिटीज है कहीं ना कहीं। तो इनके लिए भी कुछ नियम बनाए जाएंगे, क्योंकि मेनली तो मेन कौन है? हिंदूज है। तो हिंदूज जो है वो एक तरीके से जो दबदबा है वो ना बनाए, इसीलिए ये जो माइनॉरिटी, जो कम लोग हैं, जिनका रिलीजन के हिसाब से, माइनॉरिटीज के हिसाब से जो कम लोग हैं, उनके लिए भी कुछ प्रावधान बनाया गया, कुछ प्रोविजंस जो है बनाया गया, तो वो हम लोग को पढ़ना है। तो प्रोविजन ऑफ माइनॉरिटीज ये क्या है वो थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, तो प्रोविजन ऑफ माइनॉरिटीज की बात करें, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस बनाए ताकि जो माइनॉरिटीज है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो है उनको सुरक्षा की जरूरत पड़ सके। आपको पता ही है जब वॉर चल रहा था, खासकर बंटवारे के वक्त, हमारे इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करने के टाइम, तो वो टाइम पे भी सिचुएशन जो था माइनॉरिटीज के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस था, और सेम पाकिस्तान में जो हिंदूज थे उनके लिए भी बहुत ज्यादा खतरा था। तो ये सब चीज को देखते हुए बहुत सारी चीजें जो है इंप्लीमेंट की गई थी, बनाई गई थी, ताकि कभी भी ऐसा दोबारा ना हो, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रोविजंस माइनॉरिटीज के लिए बनाए, जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे अलग अलग पॉलिसीज प्रोवाइड किया माइनॉरिटीज को, ताकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में। तो सेम आज भी कहीं ना कहीं आप जाओगे, अच्छे कॉलेज में पढ़ने जाओगे या फिर किधर पे भी जाओगे, तो जैसा मैंने बोला कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को कुछ सीट रिजर्वेशन मिलती है, वैसे ही माइनॉरिटीज के लिए भी अलग अलग रिजर्वेशन होती है। जैसे कि हिंदू माइनॉरिटी है तो उनके लिए भी रिजर्वेशन होती है अलग से, ठीक है ना। बट ऐसा होता नहीं है हिंदू के लिए खासकर, लेकिन हिंदू के लिए सबसे ज्यादा सीट होता ही है। लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए कुछ सीट होती है, सिख माइनॉरिटी, अलग अलग जगह पे जाओगे तो अलग अलग रूल्स मिलते हैं। मुझे भी ज्यादा एक्चुअली डिटेल में नहीं मालूम है, लेकिन मैं जितना बोल सकता हूं आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज इसको देखना, और कुछ देखा जाए तो आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बाकी जो है नेट वगैरह से रेफर कर सकते हो, इंटरनेट से रेफर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज आपको समझ में आ रहा होगा। तो एजुकेशन में और खासकर एम्प्लॉयमेंट में ये दो चीज में बहुत ज्यादा फोकस किया गया, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा था किनको, कि कभी भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, किसमें? कास्ट में ना हो, रिलीजन में ना हो, कोई भी लैंग्वेज में ना हो, रेस में ना हो, रीजन में ना हो, यानी कि इलाके के हिसाब से भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तू यहां से बिलोंग करता है मैं यहां से बिलोंग करता हूं, तो ये भी कोई मतभेद ना हो। तो इसीलिए बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजंस तैयार किया गया माइनॉरिटीज में, जिसमें उनको फंडामेंटल जो हक है, उनका जो फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, ये जो चीजें हैं वो दिया जा सके। तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि उनके ऊपर कोई प्रताड़ना ना हो, यानी कि जुल्म ना हो, कोई अत्याचार ना हो, तो इसके खिलाफ भी कल्चरल और एजुकेशनल जो राइट्स है, जो पढ़ने लिखने का और संस्कृति का जो हक है उनका, वो भी चीज इक्वली दर्जा उनको मिले और इक्वल अपॉर्चुनिटी वो सब चीज में मिले। तो वो सब के रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोविजन जो है इसमें जो है बनाई गई थी गवर्नमेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये सब चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड चलते हैं हमारे आज के आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक है, जिसका नाम है दोस्तों लॉज रिलेटिंग टू वुमेन एंड प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये देख लेते क्या है और इसको हम लोग आज पढ़ के खत्म कर देते हैं। तो ये हमारा
आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। फिर एक ही लेक्चर में आपका जो चौथा लेक्चर लेकर आऊंगा उसमें बाकी का चीज भी खत्म कर दूंगा। लेकिन आज का लास्ट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। तो लॉज रिलेटिंग टू विमेन, यानी कि अभी हमें औरत के बारे में पढ़ना है लगभग थोड़ा सा, विमेन एंड प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बड़ा टॉपिक है, लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसमें है क्या, तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि पहले लाइन में दिख रहा है कि लॉज रिलेटिंग टू विमेन, यानी कि विमेन के लिए कुछ नियम बनाए गए, कुछ कानून बनाए गए। तो होता क्या था कि जब हमारा प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बात करूं, तो पहले इंडिपेंडेंस के पहले खासकर औरत को तो कुछ समझा ही नहीं जाता था। औरत सिर्फ होती थी जो घर चलाए, जो रोटियां पका के खिलाए, जो बच्चे पैदा करे, बस इसी के लिए औरत जो है वो होती थी। ऐसा लोग ट्रीट करते थे औरत को। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको कि हमारे इंडिया में खासकर ऐसा हाल था हमारे इंडिया में विमेंस का, जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। उनको कुछ समझा नहीं जाता था, उनको पढ़ने का हक नहीं था, उनको बोलने का हक नहीं था, वो कभी समाज में बाहर नहीं निकल सकती थी। वो सिर्फ चार दीवारी के बीच में खाना बना के खिलाने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए यही चीज के लिए थी। कड़वा है लेकिन हकीकत है। तो ये सब चीज हुआ करता था। लेकिन जब धीरे धीरे जब हमारा इंडिया आगे बढ़ने लगा और खासकर पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ, यानी इंडिपेंडेंस आजादी मिलने के बाद, ये जो चीज थी ना, वो ये सोचने लगे, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो बड़े लोग थे, वो ये सोचने लगे कि कैसे हम विमेन्स को, जो औरतें होती हैं, उनको कैसे एम्पावरमेंट लाए। विमेन एम्पावरमेंट, ये जो वर्ड आपने सुना होगा कि कैसे हम औरत लोग को भी आगे बढ़ाए और उनको भी अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। तो विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए गए, उनको अलग अलग चीजों में लाने की कोशिश की गई, जैसे कि उनको पढ़ाने की कोशिश की गई, जो भी वुमेन्स के प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई। अलग अलग पॉलिसीज, सेवरल पॉलिसीज बनाई गई, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ये सब चीज देखा गया। ठीक है ना, वुमेन्स का जो इलिटरेसी रेट था बहुत ज्यादा था, उसको कैसे कम किया जाए, यानी कि जो औरतें को पढ़ाते नहीं थे, थोड़ा भी नॉलेज नहीं था उनके पास, तो वो इलिटरेसी रेट, यानी कि अनपढ़ता जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में नॉर्मल तौर पे, इलिटरेसी समझ जाओगे आप लोग। तो इलिटरेसी जो रेट था उसको कैसे कम किया जाए और लिटरेट कैसे किया जाए, वुमेन्स को कैसे पढ़ाया जाए, ये सब चीज के ऊपर अलग अलग लॉज एंड लिटरेसी के ऊपर बहुत सारे रूल्स और लॉज जो है बनाने लगे, प्रोविजन जो है बनने लगे। ठीक है ना, ताकि उनको भी मेंस के जितना आदमी को अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वुमेन्स को भी उतना ही इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है मिल सके। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए गए, राइट टू हैव इक्वल शेयर, यानी कि उनको भी एक इक्वल शेयर दिया जाए। यानी कि अगर समझ लो मेरा जमीन है, ठीक है, मेरा प्रॉपर्टी है, तो मेरे अगर दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की है, तो वो दोनों का इक्वल हक है। ऐसा नहीं है कि लड़के को ही सब मिलेगा, लड़की को कुछ नहीं मिलेगा। तो जो विमेन होती है उनका भी इक्वल हक हो उन प्रॉपर्टीज में। तो ऐसा भी कुछ रूल्स जो है बनाया गया। ठीक है, प्रॉपर्टी किसका, फादर का, हस्बैंड का, यानी कि अगर मेरा कोई मतलब फॉर एग्जांपल कोई विमेन है तो उसका कोई पति है, यानी हस्बैंड है उसका, तो उसके प्रॉपर्टी पे भी उसका हक है, यानी कि क्योंकि वो उसकी हाफ बोलते हैं ना हम लोग, बेटर हाफ, वाइफ को हम लोग क्या बोलते हैं, बेटर हाफ, यानी कि वो भी उसकी 50% की मालिक हो सकती है, और अगर मेरे पापा का रहेगा तो उसके भी 50% मालिक हो सकते हैं। यानी कि ये चीज भी रूल्स बनाए गए। फिर अगेंस्ट द डाउरी प्रोटेक्शन, यानी कि जो लोग दहेज के लिए वुमेन्स को टॉर्चर करते थे, उनके अगेंस्ट में वायलेंस करते थे। ठीक है ना, एक टाइम हुआ करता था, बहुत बेकार सिचुएशंस था हमारे इंडिया में, दहेज के नाम पे तो बहुत ही अत्याचार होता था वुमेन्स के। तो इसके खिलाफ भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, जिसको हम लोग बोलते हैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये बनाया गया। उसके बाद सेक्सुअल हैरासमेंट, बहुत सारे वुमेन्स ऐसे हैं जिनके ऊपर सेक्सुअल तरीके से हैरास किया जाता था। आप समझ जाओगे कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो वुमेन्स को जैसे मैंने बोला ना, सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन बनाते थे। ये थोड़े हार्ड वर्ड है, ये आपको शायद थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगे सुनने में, लेकिन ये सच बात है दोस्तों। तो सेक्सुअली कैसे उनको हरास किया जाता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी पीड़ा, प्रताड़ना, हमें हिंदी में क्या क्या बोलो, अभी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे बोलने के लिए, तो उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था, ये सब चीज हुआ करता था। तो उसको कैसे रोका जाए, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है ना, पति आया, गुस्से में आया, दारू पी के आया, मार दिया, ऐसा भी होता था। सच बात बोल रहा हूं कि नहीं, कहीं ना कहीं आज भी होता होगा मेरे हिसाब से, लेकिन बहुत वो जो जमाना था, स्टार्टिंग का जो जमाना था इंडिपेंडेंस के बाद का, उस जमाने में बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो यही सब चीजें देखते हुए हमारे गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि कैसे हम वुमेन्स को इंपावरमेंट करें और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं वुमेन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, तो इसके ऊपर हम फोकस करें। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स बनाए गए और बहुत सारे एक्ट, इंपॉर्टेंट डिसीजंस, प्रोविजंस जो है क्रिएट किए गए, ताकि वुमेन्स के लिए हम फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके और एक अच्छा माहौल बना सके वुमेन्स के लिए, ताकि वो लोग भी हमारी तरह खुल के आगे बढ़ सके और आज़ादी सेलिब्रेट कर सके और बहुत सारी चीज़ों में वो आगे बढ़ सके और देश का नाम जो है रोशन कर सके। ठीक है, और फ्रीडम उनको लगे, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनको कैद करके रखा गया, फ्रीडम लगेगा। तो इस हिसाब से बहुत सारे रूल्स बनाए गए। तो हमारे कंट्री में लगभग स्टार्टिंग से ही, बिगिनिंग के दौरान में ही, तो वीमेन को ना कभी भी पॉलिटिक्स में एंटर करने दिया नहीं जाता था। आप देखोगे
स्टार्टिंग में, मतलब आप 100 साल पहले चले जाओ तो विमेन्स, मतलब आपको एक भी विमेन नहीं मिलेगी जो पॉलिटिक्स से बिलोंग करती है, खासकर इंडिया में। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें जो है उसको चेंज किया गया, यानी कि पॉलिटिक्स में भी कैसे विमेन को लाया जाए, उनकी भी राय और सहमति ली जाए। तो ये सब चीज के ऊपर भी कुछ रूल्स बनाए गए और बहुत सारे कंट्रीज जो है उन्होंने वर्ल्ड में अलग अलग लेवल पे एफर्ट्स अपना अपना तरीके का डाला, ताकि वर्ल्ड में तो शुरू हो गया, यूरोपियन कंट्रीज में आप देखोगे तो बहुत सारी विमेन्स थी, रानी विक्टोरिया वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है ना, वो तो रानी थी, चलो अलग बात है। लेकिन पॉलिटिक्स में भी ऐसे बहुत सारे विमेन्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, जिससे उनका नॉलेज बढ़ता गया और धीरे धीरे विमेन्स डेवलपमेंट होने लगा एंड उनका भी दिमाग जो है आगे वर्क करने लगा। तो बहुत सारे ऐसी चीज जो है होने लगी, चेंजेस होने लगी। तो हमारे जो अमेंडमेंट, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो 73rd और 74th अमेंडमेंट रूल जो बनाया गया है, उसमें लगभग 33% सीट विमेन्स के लिए रिजर्व है। किसमें? उस चीज की मैं बात कर रहा हूं, 33% जो है विमेन्स के लिए रिजर्व है, जो गवर्नमेंट में जा सकती है, यानी पॉलिटिक्स में जा सकती है। तो आउट ऑफ 100% 33% रिजर्व है, अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 73 एंड 74, अमेंडमेंट नंबर 73 एंड 74 ऑन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके हिसाब से। लेकिन बहुत सारे ऐसी स्टेट है जिन्होंने इस चीज को बढ़ा के 50% कर दिया और आज भी उसको फॉलो किया जाता है, जैसे कि कुछ स्टेट हो गए, खासकर हमारा महाराष्ट्र ले लो, तो महाराष्ट्र में भी ये चीज लागू कर दिया गया, यानी कि 50% तक विमेन्स, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी मेंस और विमेन्स को हिसाब से अगर कंसिडर किया जाए तो 100 में से 50% विमेन हो सकती है, 50% मेन हो सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज हो सकता है। यानी अगर विमेन अपना पार्टिसिपेशन दिखाना चाहती है, विमेन्स आना चाहती है, तो उनका मोस्ट वेलकम है, लगभग 50% उनके लिए सीट जो है रिजर्व कर दिया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये चीज भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यही था कुछ लॉज एंड एक वुमेन का प्रोविजंस रिप्रेजेंटेशन के तौर पे, ये हमने बताने की कोशिश की है। ऐसे बहुत सारी चीजें, फिर हम लोग आगे जो टॉपिक आएगा हमारा उसके बारे में चर्चा करेंगे कि रोल ऑफ जुडिशियरी क्या है, जो जुडिशियरी सिस्टम्स होते हैं, जो कोर्ट होते हैं, न्यायालय होते हैं, ये सब का रोल क्या है। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो हमें डिस्कस करने हैं, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आज नहीं, हम करेंगे इसको हमारे अगले लेक्चर में। तो बस दोस्तों, आज का लेक्चर बस इसी के साथ समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी चीजें जो हमने आज आपको बताई है, बहुत ही बोलते हैं ना हम लोग डीप वाली बात है, समझने सोच वाली बात है यार, कैसे एक टाइम पे हुआ करता था लेकिन आज कैसे है। तो ये सब चीज मैंने इतना डीप में एक्सप्लेन किया है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज अच्छे से 100% समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द आपके लिए एक और लेक्चर लेकर आऊंगा, लेक्चर नंबर 4, जिसमें छोटा सा टॉपिक्स 2 बचे हुए हैं इस चैप्टर के अंदर, तो वो हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा अगले लेक्चर में इस चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।